पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। ऋषि, तुम बाहर कब गए? ऋषि, ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। कैसे लगा शादी का तोहफा? तो हो गई, पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं, घर वाली बनना है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शर्म, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया। मैंने कुछ अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। सेना परिवार से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। पर मेरी मुश्किलें यहां खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। मेरे बच्चे का पिता? ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा जल्दी आओ। आरफ पापा मिल गए। देखो हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ, तुम। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। आरफ, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहां आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ, हमारी कंपनी की सीईओ अविनाश आहूजा है। आरफ प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो नव्या, कम टू माय केबिन राइट नाउ। यस सर, यस सर। गॉड, आरफ तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पर चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। आरव, कहाँ
ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो हमारा फ्लाइट मिस हो गया। अरे वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते क्योंकि उनको डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। Really? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी का भी पापा नहीं होते। बट मम्मा शुरू। उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताजा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो। कभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत। नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेक इन के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें।
सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा? दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात बाद तुम प्रेग्नेंट और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इससे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। Leave it. इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है ना इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। बिहेव योरसेल्फ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, समझे? नो वंडर है बच्चा इतना बदतमीज है। माँ के गुण है इसमें। ये सिखाया तुमने अपने बच्चे को? और एक सिंगल मदर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मम्मा को कुछ मत बोलना, आप गंदे हो। नव्या इसका मुंह बंद करो। उठा कर तो दिखाओ। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलट कर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी। डार्लिंग, where were you? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सर को क्या हो गया है? ये दीदी को डार्लिंग क्यों बोल रहा है? Hey kiddo, how are you? पापा आप आ गए? Of course. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग थक गए होगे ना? पहले लंच करोगे कि रेस्ट करोगे? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव के। वो मन ही मन सोच रही थी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लेट्स गो हनी। लेट्स गो। उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कौन है? तुम जानती हो नहीं? नॉट रियली। नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। पापा लेट्स गो। Of course kiddo. शशांक, यस सर, गाड़ी निकालो। यस सर। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, ये नव्या ने किससे शादी कर ली और हम लोगों को पता भी नहीं चला। What the hell? इसने हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया। जैसे ही नव्या वहां से निकली उसने सुकून की गहरी सांस ली। इतने सालों में उसने ऋषि को भुला जरूर दिया था लेकिन आज उसे कनिका के साथ देखकर उसके जख्म मानो ताजा हो गए थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ये बात अविनाश उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुमको पापा क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा पापा नहीं है? तो मम्मा वो मेरे पापा है, मुझे पता है। नो आरव, नहीं, प्लीज उनको पापा मत बुलाओ। थैंक यू सो मच उस वक्त हमें उन लोगों से बचाने के लिए। Really? I think तुम्हें थैंक यू से पहले सॉरी बोलना चाहिए। मुझे पता था सर इतनी आसानी से लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई नो आई वाज रॉन्ग। मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठाया था इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, पर फिर भी गलत ही। मैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी।
पर अविनाश को देखकर लग रहा था जैसे उसे नव्या की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। Are you listening? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। शशांक गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। What? My God, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी। What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। What the hell? ये लड़की समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर दूसरे टैक्सी का वेट कर रही थी। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। अविनाश वहाँ से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके मन और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। इंटरेस्टिंग, कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे में। I don't know what, but there is something. नव्या टैक्सी रुकने का वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी दादी का फोन आया। हाय बेटा नव्या, कैसी है तू बेटा? चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब रही थी। नव्या के घर से जाने के बाद शिखा और कनिका के बिहेवियर से परेशान होकर मीनू दादी ने भी कुछ साल पहले सिन्हा मेंशन छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन नव्या के कॉल ने उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दे दी थी। दादी, अब बड़ी दादी बन गई है। दादी, मैं हाँ? अगर आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल तेरा चेहरा, वही आंखें। और आरव, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हैं। सुपर दादी! देख, दादी तो मैं हूँ ही और साथ में सुपर पावर भी है, तो हुई ना मैं आपकी सुपर दादी। सुपर पावर वाली सुपर दादी ये! आरव, वैसे दादी आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। मैं परसों ही आपके आउट हाउस की पिक्चर्स देख रही थी। वो गार्डन पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। अब वो अमरूद का पेड़ जो हमने साथ में मिलके लगाया था। इतना सब कुछ अकेले आप कैसे कर लेती है दादी? क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं नव्या, जिस लड़की ने इतने सालों तक अकेले सब कुछ हैंडल किया, तू मुझे पूछ रही है मैंने ये गार्डन कैसे मेंटेन किया? बेटा, क्या कुछ नहीं सहा होगा तूने इतने सालों से। मैं तुझसे कहती रही कि तू मेरे पास आके रह जा, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। मेरा जी घबरा जाता है बेटा जब मैं सोचती हूँ कि तूने आरव को अकेले कैसे बड़ा किया। कैसे आती दादी मैं यहाँ? पापा ने घर से आप सबसे दूर भेज दिया था। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अगर पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। और सच बताऊं तो दादी, मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। तू मेरे लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं खड़ी कर सकती। अरे मेरी तो आंखें तरस जाती हैं बेटा तुझे देखने के लिए। तो आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। आई कांट वेट टू मीट हिम। आरव की चीख सुनते ही नव्या उसकी तरफ भागती है। देख के नहीं चला सकता, अभी लग जाता तो। लेकिन उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। बैड गाइस यहाँ पे भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। आरव, ये बैड गाइस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मम्मा तुम्हारे साथ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा वो डार्लिंग और उसके बॉडीगार्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कनिका, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। नव्या, नव्या, आरव ठीक तो है ना नव्या? हाय दादी, आरव ठीक है। ये बताइए कि आप ठीक हो?
लगता है कि दादी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम दोनों ने एयरपोर्ट पे कम तमाशा नहीं किया था, अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? ओ हेलो, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है, ये तो शेखर अंकल ने कहा इसलिए हमें आना पड़ा। बाय द वे, पापा ने तुम्हें घर बुलाया अभी, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। लेट्स गो। आरव, तुम यहाँ साइड में खड़े रहो और हिलना मत, मैं बैग लेके आ रही हूँ। दादी, सुना आपने? पापा ने मुझे घर पे बुलाया। क्या लगता है आपको वो मुझे माफ कर देंगे ना? आरव को अपनाएंगे ना वो? दादी, क्या मुझे जाना चाहिए ना घर पे? दादी। दादी टेंशन में फोन कट कर देती है। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है, जब उसे पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी नव्या फिर से दादी को फोन करती है। हाँ नव्या बेटा। हाँ दादी, उस वक्त बेटा शेखर ने तुझे यहाँ बिखरे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बुलाया, उसने तो तुझे कनिका और ऋषि की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कुछ सेकंड्स के लिए नव्या इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर समेट लिया। आखिर कनिका जीत ही गई। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे वहां जाकर पता चले, इसलिए मुझे तुझे बतानी पड़ी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तू ऋषि से बेइंतहा प्यार करती थी। आज जब तू तेरी बहन को ऋषि के साथ देख रही है तो मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही होगी। पर नव्या, मैं फिर भी चाहूंगी कि तू इस एंगेजमेंट को अटेंड करे। तेरी ये हिम्मत है ना बेटा, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी जिन सब ने तुझे तोड़ने की कोशिश की है। आप सही कह रही हैं दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी और पापा से भी मिलूंगी। और कितना टाइम? बैठो अंदर, हमारे पास पूरा दिन है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। चलो आरव। मैं नहीं चलूंगा, ये बैठ गई से। आरव, ये हमें नाना जी के पास लेके जा रहे हैं। नाना जी के पास? थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो प्लीज। चल। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे, लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। आरव का एक्साइटेड चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है कि तभी उसकी सौतेली माँ अपना झूठा नाटक शुरू कर देती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती हैं, मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगी अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें? इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहां से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा, क्या कह रहे हैं आप? आरव मेरा बेटा है। तो रखो अपने पास। इस औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई?
You stop now. तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहां पर आओगे और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? मैं इसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन। जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तेरा परिवार इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात तुम जिंदगी भर मत भूलना। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसी का बच्चा है ना जो एयरपोर्ट पर आया था, या किसी और का? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? बोलो क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो ना भैया। उस रात हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जो तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड। बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट पे ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी हैं। उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? इस औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता। मम्मा, नानू नहीं चाहते हैं ना कि मैं पार्टी में आऊं? मेरा बच्चा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा अपने बच्चे के बिना किसी पार्टी में गई हो? नानू थोड़ा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मम्मा कहीं भी जाएगी अपने बच्चे के साथ जाएगी। चॉकलेट। नव्या ने आरव को तो बहला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी और दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। बस जल्दी से ही 1-2 दिन निकल जाए, फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। नव्या आरव को लेकर अपने दादी के घर पहुंची। दादी ने नव्या और आरव को ढेर सारा प्यार दिया, जो वो अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही थी। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे।
उनमें से एक था मिस्टर आलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल की थी, इसीलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। दोस्तों, आगे का एपिसोड आएगा और 2 दिन के बाद, और पूरी कहानी अभी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप।